सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोग लैमिस थ्योरम और इक्विलिब्रियम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के प्रॉब्लम्स ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 9 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का, है ना। तो प्रॉब्लम में डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट 1, 2 एंड 3 ऑल दी सरफेसेस आर स्मूथ, है ना। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ। देखो तो जिस तरह से डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और एक चीज हम लोग को यहाँ पे दी हुई है, वेट ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का जो वेट है वो 1 kg है और इसका रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, है ना। वेट ऑफ सिलेंडर बी दिया है 4 kg और इसका रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। ये दो चीजें एक्स्ट्रा हम लोग को डायग्राम में दी हुई है ना। तो सब में पहले हम लोग दोनों सिलेंडर्स का वेट लोकेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका रहेगा, मे बी इधर इसका सेंटर है, अब इधर यहाँ पे इसका सेंटर है। तो सेंटर पे वेट का डायरेक्शन कभी भी कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग वेट बता देंगे। वेट दिया है बी का हम लोग को 4 kg, तो 4 × 9.81। देखो हम लोग न्यूटन में इसको कन्वर्ट करेंगे। न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में कन्वर्ट होगा। वेट इज इक्वल टू होता है m × g, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू है 9.81। तो केजी में दिया है तो 9.81 से मल्टीप्लाई करना है, वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्सेस हम लोग को हमेशा न्यूटन में चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मास ऑफ हम लोग को सिलेंडर ए का भी दिया है, ये भी कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। ये भी हम लोग को केजी में दिया है 1 kg, इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी न्यूटन में हो जाएगा। अभी दोनों का हम लोग को रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, है ना। और हम लोग को यहाँ पे एंगल दिए सरफेसेस की, ये सरफेस का एंगल दिया 25 और ये सरफेस का दिया एंगल 15। हम लोग को निकालना है रिएक्शन एट पॉइंट 1। देखो ये पॉइंट 1, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट 1, 2 और 3, ये 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट के रिएक्शंस हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो रिएक्शन कभी भी कैसे होते हैं, एक्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट एक्ट होते हैं ना। तो यहाँ पे सब में पहले इस सरफेस से रिएक्शन आएगा। यहाँ पे देखो इस पॉइंट ए की तरफ इस सरफेस से रिएक्शन आएगा, जो कैसा रहेगा, इस सरफेस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा। रिएक्शन कभी भी सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये इसको नाम दे देंगे हम लोग रिएक्शन R1, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। और इन दो सेंटर्स के बीच में रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन क्रिएट होगा, जो दो सरफेसेस के बीच में रिएक्शन रहेगा। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है हमारा R2, है ना। ये वाला रिएक्शन है R2, दोनों तरफ R2 की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी ना। सो R2 हम लोग को निकालना है। और R3 क्या होता है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर रिएक्शन जाएगी। देखो इस सिलेंडर का वेट आ रहा है इस सरफेस पे, तो सरफेस से सिलेंडर पे रिएक्शन क्रिएट होगी, जो कि सरफेस को कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये वाली रिएक्शन है हमारी, सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी, है ना। और इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट। ऑलवेज रिएक्शन कैसे होते हैं, टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की तरफ होते हैं, है ना। ये रिएक्शन ऐसी जाएगी, इसका वेट इस पे आ रहा है, इधर से रिएक्शन क्रिएट हुआ, इसका वेट इस सरफेस पे आ रहा है, इधर से रिएक्शन क्रिएट हुआ, है ना। और इस सिलेंडर का वेट इस पे आ रहा है, इस सिलेंडर का वेट इस पे आ रहा है, इसके लिए इंटरमीडिएट रिएक्शन क्रिएट हुई सरफेस 2 पे, जो R2 रहेगी, है ना। सो R1, R2 और R3 ये 3 रिएक्शंस बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सो अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, सिलेंडर्स वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, सो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशंस का यूज करना। क्या क्या है इक्विलिब्रियम के कंडीशन, सब में पहला है f of x = 0, समेशन ऑफ f of y = 0, है ना। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट = 0, और हमारा होता है लैमिस थ्योरम, है ना। सो अब इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन हम लोग यूज करना है और कब यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे इजी होता है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं जब सिर्फ 3 फोर्सेस हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1, 2, 3, यहाँ पे सिर्फ 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इस वाले सिलेंडर पे देखो यहाँ पे भी सिर्फ 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। हम लोग लैमिस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एंगल्स पता होना जरूरी है। सो आपको एंगल्स कौन से पता है, सब में पहले देखते हैं। देखो तो अभी यहाँ पे इस वाले सरफेस को देखो, इस वाले सरफेस को ये वाला जो रिएक्शन है ये कैसा है, परपेंडिकुलर है ना। और इस सरफेस का एंगल हम लोग को कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से पता है। देखो सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल को पता है, तो सरफेस का जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगा इसका एंगल वर्टिकल से कितना होता है, सेम होता है। मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल भी 25 डिग्री है
है ना। देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ये सरफेस का एंगल हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है हॉरिजॉन्टल से जो 25 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर रिएक्शन होगा उसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। देखो है ना, इसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25 डिग्री। देखो वर्टिकल से इस रिएक्शन तक का एंगल 25 डिग्री हो गया है ना। हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल रहेगा, रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा है ना। उसके बाद सेम ये वाला रिएक्शन, देखो ये वाला रिएक्शन ऐसे जा रहा है ना। अब इस सरफेस का एंगल हम लोग को कहां से दिया है, हॉरिजॉन्टल से दिया है ना। तो इसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन है उसका जो एंगल रहेगा वर्टिकल से, वो एंगल भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये वाला एंगल भी कितना रहने वाला है, 15 डिग्री रहने वाला है ना। तो वर्टिकल से एंगल 15 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल से ये भी वर्टिकल से एंगल कितना है 25 डिग्री है। दो एंगल हम लोग को मिल चुके हैं। यहाँ पे इसका रेडियस और ये रेडियस दिया, मतलब ये दो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हम लोग को पता है, ए बी का डिस्टेंस हम लोग को पता है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे इस ट्रायंगल में नहीं पता है ना। इसलिए यहाँ का कोई एंगल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते है ना। यहाँ का कोई एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा कोई डिस्टेंस हम लोग को नहीं दिया है ना। रेडियस के अलावा और कोई डिस्टेंस यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ये वाले एंगल या ये वाला एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसलिए हम लोग यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो लैमिस थ्योरम का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। सेम वे अब ए पॉइंट या बी पॉइंट पे अगर हम लोग मोमेंट लेते हैं तो मोमेंट लेने के लिए हम लोग को चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे एंगल हम लोग को नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए मोमेंट भी हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग को यही दो कंडीशंस का यूज करके सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा है ना। देखो समझ में आया, यही दो कंडीशंस का यूज करना है ना। मोमेंट ले सकते हो ना, लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया है, दो रेडियस के अलावा कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया है। सो एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। एंगल फाइंड आउट नहीं करोगे तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स और एंगल, दोनों भी चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए लैमिस थ्योरम और मोमेंट नहीं यूज कर सकते। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, यही दो कंडीशंस का यूज करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ होल बॉडी है ना। होल बॉडी मतलब दोनों स्फीयर का इक्विलिब्रियम हम लोग कंसीडर करेंगे। कॉम्बिनेशन का इक्विलिब्रियम जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब दोनों स्फीयर का जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, तो तब ये इंटरमीडिएट रिएक्शन जो होता है R2, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे है ना। R2 को हम लोग बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि R2 देखो कैसा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, और वो कैंसिल हो जाता है, इसके लिए इसको कंसीडर नहीं करना है ना। सो जब भी पूरे होल ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, दोनों बॉडीज का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, तब हम लोग R2 को नहीं लेंगे, इंटरमीडिएट रिएक्शन को नहीं लेंगे, सिर्फ R1 और R3 को ही कंसीडर करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले R1 और R3 इंक्लाइन फोर्सेस है, इनको रिजॉल्व कर लो। देखो इनको रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। एंगल कहां से पता है आपको, इसका एंगल पता है वर्टिकल से। देखो वर्टिकल से इसका एंगल कितना है 25 है ना, इसलिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस हो जाएगा। देखो R1 कॉस ऑफ 25। अभी सेम वे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखो R1 साइन ऑफ 25 है ना। एंगल पता है वर्टिकल से, इसलिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो गया कॉस का और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया साइन का। यहां पे भी सेम कहानी होगी। देखो यहां पे भी क्या होने वाला है, हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, कॉस वाला हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये होगा साइन का। देखो डायरेक्शन अंदर की तरफ है फोर्स का, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा है ना। अब वर्टिकल से एंगल पता है, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा कॉस, सो R3 cos ऑफ 15, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा R3 साइन ऑफ 15 है ना। तो ये दो कंपोनेंट हम लोग को मिल गए, कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर दिया। दो इंक्लाइन फोर्स थे, इनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। R2 को तो हमको लेना नहीं है, दोनों वेट कैसे हैं, वर्टिकल है, मतलब सारे फोर्सेस सिस्टम में अभी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। सो अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे और R1 और R3 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा है ना। अब सब में पहले फर्स्ट कंडीशन है हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। देखो
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, कंसिडरेशन क्या है, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव। तो क्या लेंगे, जो राइट साइड जाने वाले फोर्सेस है उनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट में जा रहा है r1 sin 25, तो इसको मैं ले लूंगा पॉजिटिव r1 sin ऑफ 25, है ना। उसके बाद और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स है, किधर आ रहा है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाले फोर्सेस कैसे रहेंगे, नेगेटिव, तो इसको मैं लूंगा माइनस, तो लिखूंगा यहाँ पे माइनस r3 sin ऑफ 15, है ना, इज इक्वल्स टू 0। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, सिर्फ दो फोर्सेस थे, ले लिया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r1 की वैल्यू फाइंड आउट करो r3 के फॉर्म में, या फिर r3 की वैल्यू फाइंड आउट करो r1 के फॉर्म में। सो हम लोग क्या करेंगे, r1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो r1 sin ऑफ 25 इज इक्वल्स टू, ये माइनस है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस r3 sin ऑफ 15, ठीक है। अब ये साइन 25 r1 के साथ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर भेज दो, डिवीजन में जाएगा। देखो r1 इज इक्वल टू क्या होगा, r3 इनटू, देखो साइन ऑफ 15 तो है, ये साइन 25 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। देखो साइन ऑफ 25, है ना। अब ये साइन 15 बाय साइन 25, इसको कैल्सियम में कैलकुलेट करो, तो यहाँ से r1 इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 0.6124 r3, है ना। ये हम लोग को एक वैल्यू मिलेगा, r1 का वैल्यू r2 के फॉर्म में, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना। अभी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0, क्या होता है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। तो क्या करना है, सिस्टम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है उनका एडिशन करना है, जो ऊपर फोर्सेस जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है और जो नीचे आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो देखो वर्टिकल फोर्सेस, ये वाला फोर्स अपवर्ड जा रहा है और ये वाला फोर्स भी अपवर्ड जा रहा है, दोनों को पॉजिटिव लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, सब में फर्स्ट क्या लिखेंगे, r1 cos ऑफ 25 प्लस r3 cos ऑफ 15। अभी उसके बाद देखो ये दो फोर्सेस कैसे, डाउनवर्ड, ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड आ रहे हैं। देखो 1 इंटू 9.81 मतलब कितना होगा, 9.81 होगा, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लेंगे, माइनस 9.81 डाउनवर्ड फोर्स। उसके बाद 4 इंटू 9.81, देखो 4 इंटू 9.81 कितना होता है, 39.24 न्यूटन होता है ना। तो 39.24 न्यूटन का फोर्स है, कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना। तो डाउनवर्ड जा रहा है, इसके लिए माइनस 39.24 लिख देंगे, है ना। तो देखो ये दो फोर्सेस ऊपर जा रहे थे पॉजिटिव लिया, दो फोर्सेस नीचे आ रहे थे नेगेटिव लिया, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, जो r1 का वैल्यू हम लोगों ने r3 के फॉर्म में फाइंड आउट किया था उसको यहाँ पे पुट कर दो। देखो क्या करेंगे, r1 के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 0.6124 r3 इंटू ये cos 25 एज इट इज, cos ऑफ 25 एज इट इज, प्लस r3 cos ऑफ 15 एज इट इज। अब ये दोनों टर्म माइनस में, इसको उधर लेके जाओ, इज इक्वल टू के प्लस हो जाएगा। देखो है ना, क्या होगा, प्लस 9.81 प्लस 39.24, है ना। ये दोनों को ऐड करो, अभी 0.6124 से cos 25 को मल्टीप्लाई करो, है ना, 0.614 इंटू cos 25। देखो इसका आंसर मिल जाएगा हम लोग को 0.555, है ना, 555 आएगा, है ना, प्लस r3 cos ऑफ 15 इज इक्वल टू, अब ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर मिलेगा हम लोग को 49.05, है ना। ये दोनों को ऐड करने के बाद आंसर मिलेगा 49.05, है ना। अभी यहाँ पे भी r3 है, यहाँ पे भी r3 है, r3 को कॉमन ले लो, r3 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0.555 प्लस cos ऑफ 15, है ना। अब ये वाला जो टर्म है ये पूरा r3 के साथ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है ना। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे, ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में, इधर इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, है ना। और यहाँ से हम लोग को r3 मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा, r3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 49.05 होल डिवाइड बाय, ये पूरा टर्म लिख दो, 0.555 प्लस cos ऑफ 15, है ना। ये पूरा टर्म इसके डिवीजन में जाएगा। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको r3 का वैल्यू मिल जाएगा 32.25 न्यूटन। देखो r3 का वैल्यू मिला हम लोग को, सब में पहला r3 का वैल्यू मिला हम लोग को 32.25 न्यूटन, है ना।
ये R3 का वैल्यू मिल गया हम लोग को। अब R3 का वैल्यू आपको ये इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, यहां से R1 मिल जाएगा। देखो R1 का वैल्यू यहां पे निकाल देते हो, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, R1 इज इक्वल टू क्या है 0.6124 R3 है। इसमें R3 का वैल्यू पुट करो 32.25। देखो तो यहां से R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6124 इंटू 32.25 है ना। अब यहां से हम लोग को R1 का वैल्यू मिल जाएगा 19.749 है, तो उसको हम लोग 19.75 न्यूटन लिख देते हैं, 19.75 न्यूटन। सो देखो R1 का वैल्यू भी मिल गया, R1 कितना मिल गया 19.75 न्यूटन। देखो R1 मिल गया, R3 मिल गया, अब एक ही बचा R2 जिसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखो अब R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है, हमारे पास है सिलेंडर A और हमारे पास है सिलेंडर B। दो सिलेंडर है, दोनों में से किसी भी एक का इक्विलिब्रियम कंसिडर करो तो आपको R2 मिल जाएगा, है ना। आप कंसिडर कर सकते हो सिलेंडर A का इक्विलिब्रियम या सिलेंडर B का इक्विलिब्रियम। सिलेंडर A का वेट कम है इसलिए हम लोग सिलेंडर A को यूज करते हैं। देखो अब सिलेंडर A का इक्विलिब्रियम यूज करेंगे तो सिर्फ सिलेंडर A पे अप्लाई होने वाले फोर्सेस हम लोग यूज करेंगे, मतलब R1 ये 9.81 का उसका वेट और R2 रिएक्शन, ये तीन ही फोर्सेस हम लोग दिखाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम सब में पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट है हमारा A पॉइंट, सो कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर A, है ना। तो यहाँ पे सब में पहले हमारा वेट एक्ट हो रहा है 1 इंटू 9.81, मतलब कितना 9.81 न्यूटन का फोर्स है जो डाउनवर्ड आएगा, इसका वेट है ना। अभी दूसरा वाला फोर्स, सेकेंड वाला फोर्स है, देखो यहाँ पे हमारा ये इंक्लाइन फोर्स है जो कि हमारा क्या है R1 है। R1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की है, कितना है 19.75। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ R1 विच इज इक्वल्स टू 19.75 न्यूटन। ठीक है, इसका एंगल हम लोग को पता है यहां से कितना है, वर्टिकल से इसका एंगल है 25 डिग्री। ओके, अब यहां पे ये जो फोर्स आ रहा है R2, है ना, ये वाला फोर्स है हमारा R2 जो अननोन रिएक्शन है जिसको हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये R2 अननोन है और इसका एंगल भी हम लोग को नहीं पता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किधर से भी नहीं पता, है ना। तो मान लेते हैं कि इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से जो है वो कितना है, थीटा है ना। सो हम लोग को अभी थीटा और R2 ये दो अननोन है ना, ये दोनों की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही हम लोग को यूज करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लैमिस थ्योरम भी नहीं यूज कर सकते, मोमेंट भी नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि एंगल नहीं मिलेगा, ना एंगल मिलेगा ना डिस्टेंस मिलेगा, इसलिए f ऑफ x और f ऑफ y के जीरो की कंडीशन यूज करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, सब में पहले फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे सब में पहले R2 को रिजॉल्व करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, है ना। हम लोगों ने कंसिडर किया इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा, है ना। सो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल से पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा, है ना, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। देखो R2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अभी सेम वे ये वाला जो फोर्स है, देखो इसको भी हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, है ना। तो इसको भी हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। तो ये देखो ये फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर रहेगा। एंगल कहाँ से पता है, वर्टिकल से पता है। सो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा कॉज वाला, देखो 19.75 कॉज ऑफ 25, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 19.75 साइन ऑफ 25, है ना। दो कंपोनेंट मिल गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता था इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉज और वर्टिकल वाला साइन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला कॉज और वर्टिकल वाला साइन। ठीक है, ये तो वर्टिकल फोर्स है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करो, f ऑफ x इक्वल टू 0 और f ऑफ y इक्वल टू 0। तो सब में पहले क्या करेंगे, देखो समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन यूज करेंगे। राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव। तो जितने भी सारे हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, 1 और 2, दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है। राइट साइड में जो जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे। देखो ये राइट साइड में जा रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग। देखो 19.75 साइन ऑफ 25 ये आएगा पॉजिटिव। अब ये लेफ्ट में आ रहा है, इसको माइनस लेना है, नेगेटिव लेना है। तो माइनस R2 कॉज ऑफ थीटा
इज इक्वल टू 0, है ना, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दूसरा नहीं है, दो ही थे, दोनों को ले लिया, है ना, इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगी, देखो r2 cos थीटा इधर माइनस है, इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन इसको मैं पहले लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, r2 cos ऑफ थीटा, ये माइनस था उधर चला गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू अभी ये वाला वैल्यू देखो 19.75 साइन ऑफ 25, इसको कैल्सी में पुट करो, इसका वैल्यू निकालो, है ना, इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 8.347, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना, r2 cos थीटा मिला। अब ऐसे ही r2 sin थीटा निकालना है, उसके लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 का कंडीशन यूज करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे, सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है। अपवर्ड कौन जा रहा है, ये वाला 19.75, है ना, cos ऑफ 25, है ना, ये अपवर्ड फोर्स है, बाकी ये दो डाउनवर्ड है, देखो ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसको लिखो माइनस 9.81, उसके बाद ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, इसको भी माइनस लिखो, माइनस r2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। अभी माइनस r2 साइन थीटा को इधर लेके जाओ, इसको पॉजिटिव करना है, r2 साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, इसको उधर लेके जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा, r2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज रहेगा, है ना, 19.75 cos ऑफ 25 माइनस 9.81, है ना। अब ये सारा टर्म अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को r2 साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 8.09, है ना, 8.09 ये मिल गया इसका वैल्यू, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, है ना। अब ये देखो r2 cos थीटा, ये r2 साइन थीटा है, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और वहां से हम लोग को थीटा मिल जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1, देखो डिवाइड इक्वेशन 2/1 करेंगे हम लोग, है ना। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या है इक्वेशन नंबर 2, r2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू है 8.09, इसको डिवाइड करेंगे r2 cos ऑफ थीटा से, है ना। इसका वैल्यू कितना है, 8.347 है, देखो इसका वैल्यू है 8.347, देखो r2 कैंसिल होगा, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 8.09 अपॉन 8.347, है ना। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, है ना, 8.09 अपॉन 8.347, है ना। अब ये टर्म अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 44.10 डिग्री, है ना। तो देखो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया हम लोग को 44.10 डिग्री, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल है ये वाला हम लोग को मिल चुका है ना। अब थीटा मिल गया, r2 भी मिल जाएगा। r2 निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में थीटा का वैल्यू पुट कर दो। देखो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 है r2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 8.347 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। देखो क्या कर देंगे, r2 cos ऑफ क्या है 44.10 इज इक्वल टू 8.347, है ना। अब ये cos 44.10 यहाँ पे r2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर लेके जाओ, डिवीजन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो r2 इज इक्वल टू क्या होगा, 8.347 अपॉन cos ऑफ 44.10, है ना। अब इसको अच्छे से कैल्सी में पुट करो, तो यहाँ से हम लोग को r2 का वैल्यू मिल जाएगा 11.62 न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को r2 का भी वैल्यू 11.62 न्यूटन, है ना। तो इस तरह से हम लोग को तीनों भी रिएक्शंस की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारा प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।